हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों का निर्मल ऐप पर क्लास 11th बायोलॉजी में स्वागत है। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19, 16, 17, 18 यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आपको सभी वीडियोस आपको मिल चुके हैं और आज हम लोग आपसे बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 यानी उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, एक्सक्रीशन के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। पिछले वीडियो में बोल चुके हैं आपको उत्सर्जन कैसे होता है, किन किन प्राणियों में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं और उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है मानव का, मनुष्य का। आज हम आपको बात करेंगे उत्सर्जन के प्रमुख अंग के बारे में जिसका नाम होता है वृक्क। और वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन यानी वृक्क नलिका। तो हम दोनों की चर्चा करेंगे आज आपके साथ में। दो टॉपिक्स लेंगे आपके सामने, दो डायग्रामेटिक टॉपिक्स हैं ये, और ये आपका लेक्चर हो जाएगा। और तब हम उसके बाद बात करेंगे आपसे अगले लेक्चर्स के अंदर मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में, अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। बट उससे पहले आज हम जो बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वृक्क की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो वृक्क कैसा होता है वो हमको समझना होगा। तो देखिए इधर, एक्चुअल में सबसे पहले तो बात ही समझनी है कि वृक्क होता कहाँ है। जो आपको पिछले वीडियो में बोल चुका हूं कि वृक्क कशेरुक दंड के दोनों ओर, उदर सतह पर, पृष्ठ सतह पर कशेरुक दंड के दोनों ओर उदर गुहा में दो वृक्क होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कितने सेंटीमीटर लंबा चौड़ा वगैरह होता है। आज हम उस चर्चा को नहीं करेंगे, आज हम आंतरिक संरचना की बात करेंगे। बाह्य संरचना में आपको बोल चुका हूं, बता चुका हूं। तो आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो हम क्या देखेंगे उसके अंतर्गत, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वृक्क जो होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो, वृक्क का जो स्ट्रक्चर है वो एक सेम के बीच की आकृति का होता है इस प्रकार से। दिस इज द किडनी। इसके चारों ओर पेरिटोनियम, इसके चारों ओर पेरिटोनियम नाम की झिल्ली होती है। ये चारों ओर से पेरिटोनियम नाम के एक झिल्ली से घिरा रहता है, एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, नाम है पेरिटोनियम। समझ में आ गई बात। इस वृक्क के दो हिस्से होते हैं, एक होता है बाहरी हिस्सा, एक होता है आंतरिक हिस्सा। अगर मैं बाहरी हिस्से की बात करूं, आंतरिक हिस्से की बात करूं, तो देखिए आंतरिक हिस्सा जो होता है, जो आंतरिक हिस्सा होता है, जो आंतरिक हिस्सा होता है, जो मध्य हिस्सा होता है, वो इस प्रकार पिरामिड रूपी होता है, पिरामिड की तरह त्रिभुजाकार, ऐसे त्रिभुजाकार। ये त्रिभुजाकार है। ठीक है भाई, इनको बोलते हैं पिरामिड्स। ये त्रिभुजाकार आकृतियां हैं, ठीक है ना। और बाहर का जो हिस्सा होता है, आउटसाइड का, वो रेड कलर का दानेदार होता है। ये रेड कलर का दानेदार हिस्सा है बाहर वाला, इसे बोलते हैं भैया जी कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये दानेदार भाग आपको दिखाई दे रहा है जो झिल्ली से घिरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स माने बलकुट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बलकुट कहते हैं, बलकुट, कॉर्टेक्स। दिस इज कॉर्टेक्स, बलकुट। क्लियर? ये बलकुट है, दैट्स क्लियर। अब यही बलकुट क्या होता है पता है? इस मेडुला के बीच बीच में, इस मध्यांश बीच में यो फैल जाता है। देखिए फैल गया, फैल गया। इधर देखो, ये फैल गया, फैल गया फ्रेंड्स, देख लो, ऐसे फैल जाता है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से? नहीं आ रहा है? ऐसे फैल जाता है। इनको बोलते हैं वर्तनीके वृक्कीय स्तंभ। क्या बोलते हैं? वर्तनीके वृक्कीय स्तंभ। क्या बोलते हैं भैया जी? वर्तनीके वृक्कीय स्तंभ कहते हैं। दैट्स क्लियर, वर्तनीके वृक्कीय स्तंभ। तो नाम नोट कर लेते हैं इनके। पहले, सबसे पहले बाहर की झिल्ली है, इसका नाम है पेरिटोनियम।
कवरिंग लेयर है पेरिटोनियम। बाहर का लाल रंग का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बल्कुट या कॉर्टेक्स। बोलो क्लियर, ठीक है। कॉर्टेक्स या बल्कुट, लाल रंग का दानेदार भाग, इसको बोलते हैं मेड्यूला या मध्यांश। मेड्यूला या मध्यांश कहते हैं। बीच बीच में जो स्तंभ बन गए उन्हें बोलते हैं वर्टनी। वर्टनी के ब्रकीय स्तंभ। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब क्या होता है, कैलिक्स बनता है, इसमें चकस बनता है, चकस। वो चकस कैसे बनेगा, देखो ये जो स्तंभ है ये ऐसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, मध्यांश वाला हिस्सा जुड़ जाता है और लास्ट चलो तो फाइनली वो ऐसे खुल जाता है ओपन, ऐसे। इस प्रकार की प्रक्षेपनुमा रचना को कैलिक्स या चषक कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स या चषक। तो इस रचना का नाम दिया गया है कैलिक्स, हिंदी में चषक। और यह चषक कॉमन रूप से यह बनाती है वेली नाई की नलिका। क्या बनाती है, वेली नाई की नलिका, जो कि पेल्विस में खुलती है। ये हो गया पेल्विस, पेल्विस, ठीक है ना, पेल्विस। और यहां से ऐसे क्या बनती है, ये हो गई मूत्रवाहिनी। समझ में आ गई बात, नहीं आई? बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। वृक्क की संरचना का स्ट्रक्चर, किडनी सबसे बाहर की ओर एक झिल्ली नुमा आवरण होता है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। इस पेरिटोनियम से घिरे हुआ वृक्क होता है। वृक्क की ये HLS है। HLS का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लंबवत काट, सेक्शन माने काट, और हॉरिजॉन्टल माने होता है अनुदैर्ध। अनुदैर्ध लंबवत काट, हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। वो क्या होता है, एक नींबू लीजिए आप, एक नींबू। और नींबू कैसे काटते हैं, जिसे नींबू मानो, एक तो यूं काट देंगे वो बीच में से, और एक यूं काट देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई? अब आप ऐसा मत काटो, नींबू लो ऊपर से काटो, यूं आधा काटो, आधा, पूरा नहीं काटना, ऊपर से आधा, और फिर यूं काटो आधा, तो उसका एक टुकड़ा हट जाएगा, हट जाएगा ना एक टुकड़ा। तो आपको नींबू की अंदर का मैटर भी दिखेगा और इधर से नींबू बंद भी रहेगा। इस काट को बोलते हैं HLS। समझ में आ गई? क्या बोलते हैं, LH, HL, L आकृति में काटी ना, यूं, ठीक है, यूं और यूं। समझ में आ गई, ठीक है ना। तो वो काटते हैं हम, तो उसमें हम क्या देखते हैं, सबसे बाहर की ओर पेरिटोनियम झिल्ली। वृक्क के दो भाग होते हैं। बाहर की तरफ दानेदार लाल भाग को क्या बोलते हैं अपन, कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी, कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो अंदर की तरफ नीले रंग का आपको ब्लू कलर का भाग दिखाई दे रहा है उसे मेडुला कहते हैं, मध्यांश कहते हैं। मध्यांश के बीच बीच में कॉर्टेक्स फैल जाता है, लाल रंग का भाग, जिन्हें हम बेली बर्टनी के वृक्कीय स्तंभ कहते हैं। सभी मध्यांश मिलकर के चषक बनाते हैं, कैलिक्स बनाते हैं। वो कैलिक्स आगे जाकर के वेली नाई की नलिका बनाता है, और वो वेली नाई की नलिका पेल्विस यानी जो धसा हुआ भाग होता है वृक्क का उसमें खुलती है, और पेल्विस से मूत्र वाहिनी जुड़ी रहती है। और इस प्रकार यहां से बना हुआ जो पूरा मूत्र होता है वो मूत्र वाहिनी के द्वारा आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसी स्ट्रक्चर में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का और रेड कलर का, इसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या मिलता है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर वृक्क नलिकाएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं, वृक्क नलिकाएं, यानी कि नेफ्रॉन्स मिलती हैं। और नेफ्रॉन्स कैसा होगा वो समझिए आप, मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं नेफ्रॉन्स को। देखो नेफ्रॉन्स को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो प्लस ये ऐसे करके नहीं, देखो नेफ्रॉन्स, ये नेफ्रॉन्स है, इस प्रकार से मिलता है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन पढ़ाऊंगा अभी आपको मैं। नेफ्रॉन को मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, देखो इधर इस तरह से, यूं देख लीजिए आप, ये बनाया है, ये बनाया है और ये बनाया है। तो ये जो हिस्सा मैंने बनाया आपको, ये वाला, ये मैंने गौर करेंगे आप लोग, तो ये जो यू आकृति का हिस्सा बनाया है उसमें गौर करेंगे आप लोग,
तो वो मैंने मेडुला में बनाया है। क्या बनाया है? मेडुला मध्यांश में। समझ में आ रही बात नहीं आई? और मेडुला मध्यांश में बनाया है तो ये होता है हेनले का लूप। हेनले का लूप यानी हेनले का लूप भाग कहां पाया जाता है? मेडुला में पाया जाता है। समझ में आ गई? जबकि ये जो बोमन संपुट वाला हिस्सा है, ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये जो ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा है या बोमन संपुट वाला हिस्सा है, जो मुख्य हिस्सा है, वो आपको कहां मिलेगा? वो आपको कॉर्टेक्स वाले पार्ट में मिलेगा। 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 10 lakhs एक वृक्क में। कितने? करीब करीब 10 से 12 लाख। और 10 से 12 लाख पाए जाते हैं जिन्हें वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा गया है। यानी वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन्स होते हैं, वृक्क नलिकाएं होती हैं। तो इस संपूर्ण वृक्क में ऐसे ग्रीन कलर का मैंने जो दिखाया आपको, इस ग्रीन कलर का नहीं होता, पर मैंने दिखाया आपको, वो 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स यहां पर पाए जाते हैं, वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। और यही वो वृक्क नलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा मूत्र का निर्माण किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको वृक्क का स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, क्या क्या पार्ट इसमें पाए जाते हैं। ये मैंने जनरल सी बातें आपको बता दी हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे नेफ्रॉन्स के बारे में, यानी वृक्क नलिका के बारे में, कि वृक्क नलिका कैसी होती है, कैसी दिखती है वृक्क नलिका, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे आपसे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी वृक्क नलिका की संरचना के बारे में हम लोग बात करने आपके साथ जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं अब आपसे वृक्क नलिका की संरचना के बारे में। तो टॉपिक है आपका वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन की संरचना, जो कि वृक्क की क्या होती है भैया जी? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यूनिट, फंक्शनल यूनिट है भैया। ठीक है ना? वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ये होती है। चलिए करते हैं इसके बारे में चर्चा आपके साथ में। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे पहले, तो देखो कौन कौन से पार्ट हमको पाए जाएंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहला तो हम ये देख रहे हैं, यहां पर पार्ट होता है ये जरूर आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास के अंदर। हम बात करते हैं आपके साथ में, सबसे पहला हिस्सा जो आपको यू आकर दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेल पीगी काय। क्या बोलते हैं? मेल पीगी बॉडी या मेल पीगी काय। ठीक है ना? क्या बोलते हैं भैया जी? मेल पीगी काय या मेल पीगी बॉडी। और इस मेल पीगी बॉडी के दो हिस्से होते हैं, एक का नाम है बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल, दूसरे का नाम है ग्लोमेरुलस। तो देखो, सबसे पहले आपको जो दोहरी झिल्ली युक्त जो हिस्सा दिख रहा है, ये देखो ब्लैक कलर का ये वाला पार्ट देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए, ब्लैक कलर का दोहरी झिल्ली युक्त, इसे बोलते हैं बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट। इसकी आंतरिक दीवारें उंगली नुमा हो जाती है इस प्रकार से, उंगली नुमा। इन उंगली नुमा दीवारों को पोडोसाइट्स कहते हैं, पदाणु कहते हैं, पोडोसाइट्स। तो इसको बोला गया है, इस पूरे पार्ट को बोला गया है बोमेन संपुट। समझ में आ गई? और इसको बोला गया है पदाणु या पोडोसाइट्स। दैट्स क्लियर? ठीक है, बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल, और इसके अंदर आकर के एक बड़ी रक्त वाहिनी आ रही है, एक चौड़ी रक्त वाहिनी आ रही है, चौड़े मुंह वाली रक्त वाहिनी आ रही है, चौड़े मुंह वाली, देखो चौड़ा मुंह है, और अंदर ही अंदर घूम रही है। ये घूम गई, ये घूम गई, अंदर ही अंदर घूम गई है, घूमते घूमते फिर बाहर निकल रही है। जब बाहर निकल रही है तो पतला मुंह हो गया इसका, छोटा हो गया इसका लूमन गुहा। ये बड़ी गुहा है, ये छोटी गुहा है। आने वाली को बोलते हैं अभिवाही, अभिवाही धमनिका।
जो ब्लड लेकर के आ रही है, रक्त लेकर के आ रही है, मुंह कैसा है? चौड़ा है। लूमन कैसा है? चौड़ा है। समझ में आ गई? निकलने वाली क्या कहलाती है? अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका, जिसका ल्यूमन कैसा है, जिसकी गुहा कैसी है? छोटी है। ये निकल रहा है ब्लड, इसमें से यहां निकल रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ज्यादा ब्लड आ रहा है, कम निकल रहा है, और घूम और रहा है। ठीक है ना? घूमते घूमते तब जब चीज यहां रुक रही है तो घूम रही है, तो यहां ब्लड रुक रहा है, रुक रहा है तो फिल्टर हो रहा है, तो खून यहां फिल्टर होता है, वो बाद में बताएंगे। और ये नली निकल करके ऐसे होते हुए, ऐसे देखो, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए ये साइड साइड से चलती है और निकल जाती है। ऐसे देखो, ये निकल गई ऐसे, ये ब्लड ऐसे जाता है। ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं आया बोलो। ये चलती जा रही है भाई, देना भी इसको, लेना भी इसी को है वापस से। तो पहला पार्ट आपने सीखा कि इसके अंदर क्या होता है, बोमन संपुट कैप्सूल होता है। बोमन कैप्सूल दोहरी झिल्ली युक्त ये रचना है, और ये जो आपको बताया जा रहा है इसका नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस। क्या नाम दिया जाता है? ग्लोमेरुलस। ठीक है ना? ये रक्त वाहिनियों का जाल है। रक्त वाहिनियों का क्या हो गया? जाल हो गया। जाल हो गया ना? तो भाई जाल हो गया, जैसे आप धागा ले लो, अब पतंग के दिन आ गए, ठीक है ना? धागा ले लो, धागा लेकर के और उसको उलझा लो, बुरी तरह से उलझा लो, खूब सारा धागा लो, इतना सारा धागा लो, उलझा लो, इतना उलझा लो, अब उसमें से पानी छानो छन जाएगा। क्योंकि धागा जब आपने बांधा तो उसमें छोटे छोटे छेद रह गए ना बीच बीच में। इसी प्रकार से जब ये रक्त वाहिनी घूमती है तो ये जाल सा बना लेती है, और में छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं। समझ में आगे बात नहीं है? पोर्स रह जाते हैं, छिद्र रह जाते हैं, जिन्हें ग्लोमेरुलस छिद्र कहते हैं। और उन छिद्रों से आने वाला खून यहाँ छनता है, फिल्टर होता है। वो बाद में बताएंगे क्या होता है, फिल्टर कैसे होता है। इसलिए अगला वीडियो देखने से पहले इसको ध्यान से पढ़ना है, आपको याद रखना है। तो इस रचना को बोला गया ग्लोमेरुलस, और इन सबको मिला के बोला गया है मेल पीघी काय। क्या बोला गया है? मेल पीघी, पीघी बॉडी काय। ठीक है, ये बोमन कैप्सूल है। इसमें बोमन कैप्सूल में पदाणु है, पोडोसाइट्स हैं, ग्लोमेरुलस है, मिलकर के पहला पार्ट हो गया। हो गया पहला पार्ट। ठीक है, यहां पर खून तेजी से आता है पर हल्की स्पीड से जाता है। इस बीच में ब्लड रुकता है, और ब्लड रुकता है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन यहां पर होता रहता है। ठीक है ना? अब अगला भाग आता है, ये होते हैं नलिकीय भाग। इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका सब लोग जानते होंगे, या तो 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका इसको कहते हैं, और इसको बोलते हैं हेनले का लूप। हेनले का लूप, जिसकी ये भुजा होती है अवरोही, अवरोही माने नीचे आने वाली, और ये भुजा होती है आरोही, आरोही माने चढ़ने वाली। यहां से आएगा और यहां को जाएगा। समझ में आ गई? आरोही चढ़ने वाली, सब लोग जानते हो। समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब यानी पीसीटी, और डिस्टिल्ड कॉन्वुलेटेड ट्यूब यानी डीसीटी। और लास्ट में दूरस्थ कुंडलित नलिका जब जाती है, ठीक है ना, तो बनाती है संग्रह नलिका। क्या बनाती है? संग्रह। ऐसी दूरस्थ आ रही हैं डीसीटी, ये भी डीसीटी, ये भी डीसीटी, और इसको बोलते हैं संग्रह नलिका। संग्रह नलिका बन जाती है कलेक्टिव डक्ट, सीटी यानी कलेक्टिव डक्ट। ऐसी कई संग्रह नलिका है, ये भी संग्रह नलिका है, दूसरे जगह से आ रही है, वहां से आ रही है, उधर से आ रही है, और ये सब मिलकर के कॉमन बनाती हैं। और वो कॉमन नली होती है वेली नाई की नलिका। अभी पढ़ के आए ना अपन, बोलो भाई, बेली नाई की नलिका। और ये बेली नाई की नलिका किसमें खुलती है? पेल्विस में, मूत्र वाहिनी में। समझ में आ गई? ऐसे होता है। तो एक नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूसरे नेफ्रॉन की दूरस्थ नलिका, तीसरे की दूरस्थ नलिका मिलकर के क्या बनाती है? संग्रह नलिका बनाती है। कई संग्रह नलिकाएं मिलकर के क्या बनाती है? वेलिनाई की नलिका बनाती है। समझ में आ रहा है? और वेलिनाई की नलिका जो होती है वो मूत्र वाहिनी में आकर के खुल जाती है। इस प्रकार का सिस्टम होता है। जो यहां से ब्लड छनता है वो छनित यहां जाता है, तो समीपस्थ भाग में, दूरस्थ भाग में, हेनले के रूप में उनका वापस से एब्जॉर्बेशन होता है। उन्हें उनका क्या होता है भैया जी? अवशोषण पाया जाता है। क्या होता है? अवशोषण पाया जाता है। तो इस प्रकार से नेफ्रॉन की संरचना हो जाती है आपके साथ में।
तो जो नेफ्रॉन की अगर हम आपके साथ बात की तो उस नेफ्रॉन में हमने आपको क्या क्या बताया कि नेफ्रॉन के कौन कौन से हिस्से होते हैं। इस नेफ्रॉन के हिस्सों में आपने देखा कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मेलपीगिकाय, दूसरा आपका पार्ट कौन सा होता है, बोलते जाओ, समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर कौन सा होता है, हेनले का लूप वगैरह वगैरह होते हैं। अब आपको कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएंगे नोट के रूप में, जैसे कि आप देख पाओगे कि अधिकांश जो नेफ्रॉन्स होते हैं उन नेफ्रॉन्स में जो हेनले का लूप होता है वो काफी छोटा होता है मोस्टली, ठीक है ना, हेनले का लूप छोटा होता है। लेकिन जिनमें हेनले का लूप बड़ा होता है, जिनमें हेनले का लूप बड़ा होता है उन्हें जकस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। जकस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये आपको जब नोट्स भेजूंगा तब आपको ये मिलेगा, नोट में लिखा हुआ, तब आप पूछते हो तो मोस्टली जो हेनले का लूप है वो छोटा होता है, लेकिन किसी किसी नेफ्रॉन्स में बड़ा होता है, जिन्हें हम सानिध्य मध्यांश ब्रक्काणु हिंदी में कहते हैं। यानी जकस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स किनको कहते हैं, हम उनको कहते हैं जिनमें हेनले का लूप बड़ा होता है, चौड़ा होता है। मोस्टली तो छोटा होता है, पर किसी किसी नेफ्रॉन बड़ा होने पर उन्हें सानिध्य मध्यांश ब्रक्काणु जकस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। अच्छा, ये जो हवाई धमनिका जाती है ये चारों ओर घूमती जाती है, तो यहां से ये वापस रीएब्सॉर्ब करती जाती है। समझ आ गई ना कि नहीं आई? रीएब्सॉर्ब करती हुई जाती है, वापस से अब्सॉर्ब करती जाती है। इसे परिनलिका जाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिनलिका जाल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये ब्रक की संरचना और नेफ्रॉन्स की संरचना के बारे में। इलेक्शन नंबर 2 है आपका इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 19 चल रहा है, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। थैंक यू वेरी मच।